इस फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बिजनेस मीटिंग में होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या हुआ। और सिर्फ यही नहीं, शहर में बाहर भी बहुत सारे लोग बिना किसी रीजन के ऐसे ही मरने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक जियोलॉजी प्रोफेसर जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में पढ़ा रहा था। और तभी यहाँ पर आर्मी के कुछ ऑफिसर जॉर्ज को लेने के लिए आए होते हैं और जॉर्ज देखता है कि वह अपने साथ डॉक्टर सर्च को भी लाए होते हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन का एक्सपर्ट है। अब इन दोनों को एक सीक्रेट आर्मी मीटिंग के लिए ले जाया जाता है, जहां जाकर इनकी मुलाकात जनरल से होती है और जनरल इन्हें हाल ही में हुए हादसे के बारे में बताते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की बिना किसी रीजन के डेथ हो गई थी। और हैरानी की बात यह थी कि इन सभी लोगों की डेथ एक ही साथ एक ही समय पर हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल था, यही जानने के लिए इन दोनों को यहाँ बुलाया गया था। जॉर्ज जब इन्हें देखता है तो समझ जाता है कि इन सभी की मौत एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हुई है। दरअसल जिन लोगों की डेथ हुई थी उन सभी को कोई ना कोई हार्ट कंडीशन थी, इसीलिए इन सभी के दिल में पेसमेकर नाम की एक डिवाइस थी जो कि इनके दिल को जिंदा रखती थी। लेकिन हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से इनकी वो डिवाइस या तो खराब हो गई या फिर इनका दिल इतना तेज धड़कना शुरू हुआ कि इन्हें हार्ट अटैक आ गया और इनकी जान चली गई। रीजन पता चलने के बाद जनरल कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा काम अब खत्म हुआ, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जॉर्ज कहता है कि जनरल, हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर इतनी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर आई कहाँ से। लेकिन जनरल उनकी कोई बात नहीं सुनते और वह यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यह परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन लोगों पर पक्षियों का अटैक होता है, जैसे कि वह किसी चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हो और इसीलिए वो पक्षी अपना इस तरह का अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहे थे। अब यहाँ पर जॉर्ज की थ्योरी सही साबित होने लगी थी, क्योंकि वर्ड्स भी ट्रेवल करने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, लेकिन वो वेव सब डिस्टर्ब हो रही हैं और इन पक्षियों का बिहेवियर भी। और सेम इसी तरह की सिचुएशन एस्ट्रोनॉट के स्पेसक्राफ्ट के साथ भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब वो अर्थ के करीब आ रहा था तब उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था और अब वो अर्थ पर क्रैश होने ही वाला था। लेकिन एस्ट्रो पायलट रेबेका उसे अपनी सूझबूझ से एक रिवर पर लैंड कराती है और अपनी टीम की जान बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ अब जॉर्ज चैन से बैठने वाला नहीं था। वो हाल ही में हुए सभी हादसों की स्टडी करता है और बाद में जब वह अर्थ का 3D मॉडल देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर अपनी इस रिसर्च को जाकर डॉक्टर कोनरेड को दिखाता है और डॉक्टर कोनरेड भी उसकी इस रिसर्च को देखकर परेशान हो जाते हैं और जॉर्ज से मिलने के बाद वह अपनी एक सीक्रेट फाइल को ढूंढकर बाहर निकालते हैं। अब इसके बाद जब रात होती है तो रात में सभी को आसमान में कलरफुल फ्लेयर्स नजर आने लगती हैं, लेकिन सभी लोग इस बात से अनजान है कि यह पृथ्वी पर आने वाले एक बहुत ही बड़े खतरे का साइन है। खैर, अब जब जॉर्ज अपने इस पॉइंट को हाईलाइट करता है तो कुछ बड़े ऑफिसर्स के साथ उसकी मीटिंग की जाती है, जहां पर जॉर्ज इन सभी को अपनी खोज बताता है। वह इन्हें यहाँ पर एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता है। कहता है कि अब अर्थ की ओजोन लेयर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। वो कहता है कि अर्थ की कोर में जो लिक्विड है उसके घूमने या उसके स्पिन होने से अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन अब यह लिक्विड घूमना बंद हो गया है, जिस वजह से अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बनना बंद हो गई है। और इससे होगा यह कि अगले कुछ महीनों में आसमान से फ्लाइट्स खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएंगी। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं सब एक्सप्लोड होने लगेंगी, बड़े बड़े तूफान आएंगे और भी कई तरह की क्लाइमेट आएंगी और आखिर में यह अर्थ तबाह हो जाएगी। लेकिन यह क्यों हो रहा है, इनको कोई आइडिया नहीं था और इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अब तक इंसान अर्थ के सिर्फ 11 किमी अंदर ही जा चुके हैं। लेकिन अर्थ का कोर जहां पर यह लिक्विड मौजूद होता है वह 3000 किमी नीचे है, जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। यह बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर कोरेट को अपना पुराना दोस्त ब्रेड याद आता है, जिसके पास शायद इस परेशानी का कोई हल हो सकता है। खैर, जब यह ब्रेड से जाकर मिलते हैं तो इन्हें खुशखबरी मिलती है, क्योंकि वह एक ऐसा डिवाइस बनाने में कामयाब हो गया था जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से किसी भी मेटल को धूल में बदल सकती है। ब्रेड ने यूटेनियम नाम के एक ऐसे मेटल को भी डिस्कवर किया है जो कि किसी भी किस्म की हीट को बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि जितना हीट और प्रेशर उस पर ज्यादा पड़ता है वह उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। और अब इस धातु से पृथ्वी की कोर में जाने के लिए शिप बनाना
करना एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि इससे अच्छा दूसरा आइडिया इनके पास और कोई था भी नहीं और ना ही इनके पास ज्यादा टाइम है। खैर, अब गवर्नमेंट इन्हें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है ताकि वह इस शिप को जल्द से जल्द बना सकें। गवर्नमेंट एक हैकर फिंच को भी हायर करती है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि एक्सप्लोसिव की खबर किसी को भी पता चले जिससे लोग डर जाएं। फिंच का काम इस मिशन में किसी भी पोस्ट को इंटरनेट पर देखकर उसे डिलीट करना था। अब ब्रेड काफी मेहनत करने के बाद उस पावरफुल शिप वर्जिल को बनाने में कामयाब हो जाता है और यह शिप चलने के लिए अल्ट्रा पावर न्यूक्लियर का यूज करेगा। अर्थ की कोर तक जाने के लिए पूरे शिप को 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था ताकि उस हिस्से में अगर कोई खराबी आ जाए तो उस हिस्से को शिप से अलग कर दिया जाए। प्लान के मुताबिक वर्जिल कोर में जाकर एक्सप्लोसिव को कोर में ड्रॉप करेगा, जिसके वहाँ पर ब्लास्ट होने से अर्थ का कोर रोटेट करने लगेगा। यह काम एकदम CPR की तरह था, जहाँ पर अर्थ की कोर को झटका दिया जाएगा उसे होश में लाने के लिए। अब इससे पहले यह लोग आगे और कुछ कर पाते, इन्हें एक और जोर का झटका मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्ब होने से जगह जगह और भी हादसे होने लगे थे। यानी कि अब इनके पास मशीन टेस्टिंग के लिए भी टाइम नहीं है। अब वह फौरन अपने मिशन के लिए मारियाना ट्रेंच की तरफ निकल जाते हैं। अब यह लोग जैसे ही समंदर में डाइव करते हैं, इन्हें एक और नई चीज देखने को मिलती है कि समंदर में मौजूद व्हेल इनके चारों तरफ तैरने लगती है। अब जमीन में एंटर करने के लिए जिम्स्की ने मारियाना ट्रेंच को चूज किया था, जहां पर इन्हें भूकंप का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्स्की किसी तरह से शिप को कंट्रोल करके जमीन में अपना अंदर जाने का रास्ता बना लेता है। क्रस्ट का लेयर पत्थरों से बना हुआ था और वर्जिल शिप उसे चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब थोड़ी ही देर के बाद वह अर्थ के मेंटल लेयर में एंटर हो जाते हैं, जहां पर लगभग 3 किमी थिक सेमी सॉलिड लेयर होती है और लगभग 12 घंटों के सफर के बाद उन्हें सोनार पर कुछ डार्क स्पॉट नजर आते हैं। जॉर्जो समझ जाता है कि सोनार पर ब्लैक स्पॉट का मतलब यह है कि वह एरिया एकदम खोखला है, लेकिन यह वर्जिल शिप खोखले एरिया में फ्लाई या ग्लाइड करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। वर्जिल के काफी बड़ा होने की वजह से इन्हें इतना टाइम नहीं मिलता कि यह उसे बचा सकें, और देखते ही देखते वर्जिल किसी अननोन क्रिस्टल की दुनिया में एंटर कर जाता है, जहां पर इन सभी की जान तो बच जाती है, लेकिन एक जॉइंट क्रिस्टल इनके शिप में फंस जाता है और अब इनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय शिप के इम्पेयर हिस्से से बाहर निकलकर इस मुसीबत को हटाने का। इम्पेरियल एक बहुत ही गर्म हिस्सा था, जिससे पहले इन्हें नाइट्रोजन गैस का यूज करके उसे ठंडा करना होगा। बाहर निकलने के बाद इन्हें समझ आता है कि यह कुबाल से बने हुए एक कुकून में है। यह जर्ड क्रिस्टल की दुनिया है, जो कि अर्थ की सरफेस पर वोल्केनो के आसपास भी पाए जाते हैं, लेकिन उनके पास इस अनोखी सी दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि जिस होल से यह यहाँ आए थे वहाँ से पिघला हुआ लावा अंदर घुसने लगता है, जिससे सभी क्रिस्टल कोलैप्स होने लगते हैं। वह कैसे भी करके उन सभी क्रिस्टल को हटाने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक क्रिस्टल आई सीन को लग जाता है, जिससे वह खोलते हुए लावे में गिर जाता है। अब उनके पास इस सब के लिए टाइम नहीं था, इसलिए वह इंजन को स्टार्ट करके खोलते हुए लावा से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्हें 2 दिन बीत जाते हैं और अब यह आउटर कोर के करीब पहुँचने वाले थे, इसलिए टीम के कुछ लोग न्यूक्लियर डिवाइस को रेडी करने में लग जाते हैं। लेकिन तभी बैकअप का सामना आइलैंड के साइज जितने एक डायमंड से होता है। वो कैसे भी वर्जिल को बचाते हुए वहाँ से निकल आती है, लेकिन आखिर में एक बड़ा डायमंड ब्लास्ट कंपार्टमेंट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से अब सिस्टम खुद ब खुद डैमेज कंपार्टमेंट को हटाने लगता है। अब इन्हें रियलाइज होता है कि इससे तो न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट भी पीछे छूट जाएगा और इसके बिना तो यह मिशन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए सैरेट जल्दी से उस कंपार्टमेंट में जाकर न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट जोश को दे देता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि वह बाहर नहीं निकल पाता। सैरेट जोश का बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसीलिए उसकी मौत से उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अब उन्हें अर्थ को बचाने के लिए आगे बढ़ना ही था। और फाइनली कुछ टाइम के बाद वह अर्थ की कोर में एंटर कर जाते हैं, और यहाँ अगर वह जानते हैं कि कोर की डेंसिटी उनके अंदाजे से भी कहीं ज्यादा थी, जिसका मतलब यह था कि वह जितने भी एक्सप्लोसिव अपने साथ लाए थे वह काफी नहीं है, और इससे तो पावरफुल वेव्स पैदा ही नहीं होंगी। डॉक्टर जेम्स की कहता है शायद हमारा यह मिशन फेल हो चुका है और अब हमें शायद प्लान बी पर काम करना चाहिए। यह बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर प्लान बी है क्या, और अब यहाँ पर जनरल प्रोजेक्ट डेस्टिनी के बारे में रिवील करते हैं। दरअसल यूएस मिलिट्री को ऐसा लग रहा था कि उनके दुश्मनों ने एक ऐसा वेपन तैयार किया है जिससे कि खतरनाक भूकंप पैदा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जिम्स्की की लीडरशिप में खुद का एक और भी पावरफुल वेपन तैयार किया, जो कि हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थ के कोर में फायर करता है। अब जोश को भी समझ आ जाता है कि अचानक से अर्थ का कोर रोटेट करना बंद क्यों हो गया था, क्योंकि यह प्रोजेक्ट डेस्टिनी की वजह
से ही हुआ था और यूएस मिलिट्री इसके लिए खुद जिम्मेदार है। जेम्स की कहता है कि एक बार हमारे वापस जाने पर वह प्रोजेक्ट डेस्टिनी को फिर से फायर कर सकते हैं ताकि कोर को दोबारा से स्टार्ट किया जा सके। लेकिन जोश अब इनकी बात नहीं मानता। वहीं अब इनके पास वापस आने का भी टाइम नहीं है, इसीलिए इन्हें प्लान भी एग्जीक्यूट करना ही होगा। अब सिर्फ जनरल की अप्रूवल का इंतजार था, लेकिन अब इससे पहले कोर में एक होल होने लगता है जिससे समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और बड़े बड़े ब्रिज टूटकर गिरने लगते हैं। अब जर्नल और रिस्क नहीं ले सकते थे। अब जोश और उसकी टीम भी वहाँ पर फंस गई थी। इनके पास अब दूसरा कोई प्लान नहीं था और अब टाइम भी कम था। अब जोश फिंच को एक सीक्रेट मैसेज भेजकर जनरल को थोड़ी और देर इंतजार करने के लिए कहता है और अब फिंच यूएस मिलिट्री के सारे डाटा को हैक करके प्रोजेक्ट डेस्टिनी की रिसर्च में लग जाता है। दूसरी तरफ जोश ब्रेच के साथ इस प्रॉब्लम का हल निकालने में लग जाता है। तब जिम्स्की इन्हें एक सॉल्यूशन बताता है कि हमें इसे एक साथ एक्सप्लोर करने की बजाय हमें इसे पार्ट्स में एक्सप्लॉट करना चाहिए जिससे कि रिफिल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह थी कि कंपार्टमेंट यहाँ पर मैनुअली अलग नहीं किए जा सकते थे। जब उनमें कोई डिफॉल्ट होगा तो सिस्टम ही उन्हें अलग कर सकता है और इन्हें मैनुअली ऐसा करने के लिए इम्पेरियल सेक्शन में जाना होगा। लेकिन उसका टेम्परेचर 9000 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है और हमारा सूट आधा ही टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है और अब इनके पास इतनी नाइट्रोजन भी नहीं थी कि यह उससे इम्पेरियल को ठंडा कर सकें। कोई और रास्ता न मिलने पर ब्रज कहता है कि मैं अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करूंगा। दुखी होकर सभी लोग उसे अलविदा कहते हैं और ब्रिज इम्पेरियल में जाता है। वहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ही समय में उसका औजार भी पिघल जाता है। दूसरी तरफ जनरल डेस्टिनी को फायर करने ही वाला होता है। तब फिंच अपनी पूरी जान लगा देता है उसे रोकने के लिए। वहीं ब्रज अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और वह सिस्टम को ओवरराइड कर देता है। लेकिन उस हिट से वह खुद को नहीं बचा पाता और उसकी जान चली जाती है। अब इसके बाद यह लोग हर कंपार्टमेंट में न्यूक्लियर बम डालकर उसे रिलीज करने लगते हैं। लेकिन जब आखिरी कंपार्टमेंट्स बचते हैं तब जोश को रियलाइज होता है कि उनके पास इनफ एक्सप्लोसिव नहीं है। अब इससे पहले यह कोर से अपने शिप वर्जिल को निकल पाते एक मैसिव विस्फोट से उनके शिप को एक बड़ा झटका लगता है जिससे जिम्स की न्यूक्लियर मेटल के नीचे दब जाता है और उनका बैक से भी कनेक्शन टूट जाता है। अब बैक न्यूक्लियर कंपार्टमेंट को रिलीज करने वाली थी। दूसरी तरफ जोश जिम्स्की को निकाल ही नहीं पा रहा था, इसीलिए जिम्स्की उसे समझाता है कि वो इसे छोड़कर चला जाए क्योंकि अर्थ को इस वक्त उनकी जरूरत है। वो जोश से कहता है कि एक्सप्लोजन को बढ़ाने के लिए वो वर्जिल की स्ट्रेंथ सेल्स का भी यूज कर सकता है, जिसके बाद जोश उसे वहाँ से छोड़कर चला जाता है। अब जोश जिम्स्की के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करता है जिससे वर्जिल का इंजन भी बंद हो सकता था, लेकिन वह अपनी परवाह नहीं करता और कंपार्टमेंट्स को रिलीज कर देता है। अब इनका पावर सप्लाई बंद हो चुका था और यह भी अब अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी जोश को याद आता है कि वर्जिल जिस मेटल से बना है उसे एनर्जी हीट और प्रेशर से मिलती है, तो इसीलिए जब यहाँ पर ब्लास्ट होगा तो उसकी एनर्जी को शिप के लिए यूज किया जा सकता है और इसीलिए जब बम एक एक करके ब्लास्ट होते हैं तो वर्जिल को यहाँ पर बूस्ट मिल जाता है और अब अर्थ का कोर भी रोटेट होना शुरू हो जाता है जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्जिल अब उस प्रेशर की वजह से सेंटर से तो बाहर आ चुका था और अब वह समंदर की सतह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वर्जिल को प्रेशर उस ब्लास्ट से मिला था तो वह अपनी पावर खो देता है और उनका कनेक्शन भी कंट्रोल रूम से टूट जाता है। अब उनकी टीम को पता ही नहीं था कि आखिर उनका शिप समंदर में कहां पर है। लेकिन तभी वहां पर रेस्क्यू टीम एक ही जगह पर बहुत सारी वेल्स को घूमते हुए देखती है, जिससे वह समझ जाते हैं कि वर्जिली यहीं पर है और यह इस वजह से था कि जोश ने अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को ऑन कर दिया था, जिससे बैक और जोश की जान बच जाती है। अब हम मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं जहां पर कि फिन एक कैफे में बैठकर वहां के सिस्टम को हैक करता है और प्रोजेक्ट डेस्टिनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जिससे कि यूएस मिलिट्री पर सवाल उठने लगते हैं और उन्हें अपना यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है। फिंच उन हीरोज के बारे में भी सभी को बताता है जिन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।